सर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं आइन को। पाकिस्तान में कौन सा आइन राइज है? 1973 का। सर याद रखिएगा, आइन से मुराद क्या है? पाकिस्तान में मौजूद सारे कानून जितने भी हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं, यानी ये सारे लॉज का पापा है। कॉन्स्टिट्यूशन से मुराद है ये सारे लॉज से ऊपर है, ये लॉज बनाता है बेसिकली, तो ये सारे लॉज को लेके चलता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन आइन किसी मुल्क का, पाकिस्तान में जो आइन राइज है वो 1973 का आइन, ये हमारे टैक्स के सिलेबस में शामिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर कॉन्स्टिट्यूशन प्राइम सोर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेशन है। इट प्रोवाइड्स दैट, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि टैक्स शैल ओनली बी लेविड बाय और अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। टैक्स जो है अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लागू किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिस्ट्रीब्यूट पावर्स अमंग फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग फेडरेशन एंड प्रोविंसेस। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो आइन है ये बताता है कि फेडरेशन होता है विफाक। सर इमरान खान जो है ना, इमरान खान बेसिकली ये फेडरेशन है, और सूबे जो है ये प्रोविंस। आपका जो इस वक्त वजीर आला है वो होम्योपैथिक का बंदा उस्मान बुजदार, ये सर प्रोविंस है। इस तरह नहीं मजा आता। मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूं। सर फेडरेशन का मतलब है नवाज शरीफ और प्रोविंस का मतलब है शहबाज शरीफ। आपको समझ आया? सर ये आइन बताता है कि फेडरेशन की पावर क्या है, विफाक की पावर क्या है। सर इसको कहते हैं प्रोविंस के जो ऊपर एमपीए, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, ये होता है एमएनए। ले सर, अगर ये बात आपकी समझ में आ गई। इट प्रोवाइड्स प्रोसीजर्स, ये प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। प्रोसीजर्स के लागू कितना होना है टैक्स, और टैक्स को जमा किस तरह किया। It provides procedure for levy and collection of tax and procedure for use of funds received from taxes by federation from other source। भाईजान पैसा आएगा कहां से और पैसे को इस्तेमाल कहां करना है, सर इन चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। सर फेडरल कंसोलिडेशन फंड और पब्लिक अकाउंट, इसका मतलब है कौमी खजाना। कौमी खजाने में पैसे आते कहां से हैं और पैसे जाते कहां पे हैं, इसको देखना है। और ये फेडरेशन है यानी विफाक का, वो कहता है फेडरल कंसोलिडेशन फंड और पब्लिक अकाउंट में ऑल रेवेन्यूज रिसीव बाय फेडरल गवर्नमेंट। सर फेडरल गवर्नमेंट जितने भी रेवेन्यू रिसीव करते, फेडरल गवर्नमेंट रेवेन्यू कैसे रिसीव करता होगा? सर जितना टैक्स आता है ये फेडरल गवर्नमेंट के पास आता है। ऑल मनी रेज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। सर लोन, सर जो आईएमएफ से लोन आता है वो किधर आता है? फेडरल गवर्नमेंट के पास आता है। ऑल मनी रिसीव बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने और जो मनी रिसीव किए इन रीपेमेंट ऑफ लोन। सर किसी सूबे ने या किसी छोटे मुल्क ने कोई हमसे लोन लिया हुआ था, इसलिए लोन रीपे किया है, वो पैसा किधर आएगा? ये भी कौमी खजाने में है। तो भाई कौमी खजाने में पैसा आता कहां से है? जो भी रेवेन्यू फेडरल गवर्नमेंट को होता है। सर टैक्स से भी हो सकता है। पाकिस्तान में अगर मिसाल के तौर पर कोई गैस है, कोई और जखायर है, वहां से भी जो पैसे आते हैं वो भी फेडरल कंसोलिडेशन। ऑल मनी, अच्छा ये तो एक पॉइंट हो गया। उसके बाद उसने कहा ऑल अदर मनीज। कौन से मनी?
सर प्राइस बॉन्ड्स और नेशनल सेविंग स्कीम से जो पैसा आता है वो भी फेडरल गवर्नमेंट के पास फेडरल कंसोलिडेशन फंड में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों बहरिया के ओनर को 6 अरब रुपए का फाइन किया। सर ये पैसा किसके पास आया? फेडरल गवर्नमेंट के पास है, कौमी खजाने में आया। shall be credited to public account of the federation। सर ये पब्लिक अकाउंट और ये फेडरल कंसोलिडेशन फंड, नॉर्मली इसको इकट्ठे ही लिखा जाता है। अगर अलग-अलग लिखा जाए तो फेडरल कंसोलिडेशन फंड में ये 3 चीजें आती हैं और पब्लिक अकाउंट्स में ये 2 चीजें आती। सर हमारे मुल्क का खजाना में ये पैसे यहां से आते हैं। सर इस खजाने का रखवाला कौन है? इस खजाने का रखवाला कौन है? द कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेशन फंड, द कस्टडी ऑफ द मनी रिसीव्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, देयर पेमेंट एंड विड्रॉल फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, all matters connected with the matters aforesaid shall be regulated by the act of parliament। वो कहता है फेडरल कंसोलिडेशन फंड की सारी कस्टडी, इसकी पेमेंट, इसके विड्रॉल्स और बाकी सारे मनी जो पैसे हैं इंक्लूडिंग पब्लिक अकाउंट और इससे रिलेटेड सारे भी कलेक्टेड मैटर शैल बी रेगुलेटेड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये पैसे का खर्च करने हैं, आने हैं, जाने, इसका इख्तियार इसको कौन करेगा जी? फेडरल जी ये करेगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सदरे कौम के पास भी ये कानून के पावर है कि वो इन फंड्स को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाए। सर कौमी खजाना क्या है? उसमें से पैसे आते कहां से हैं? वो पैसे कौमी खजाने को कस्टोडियन कौन है? रखवाला कौन है? किसके मतलब चेक पे किसके साइन होंगे? पैसा किसके कहने पे आएगा? सर ये बात। अच्छा अब आ गया एनुअल बजट स्टेटमेंट। आपको ये बात तो पहले ही पता है, जून में हर साल बजट पेश किया जाता है। कहां पे? नेशनल असेंबली के सामने, कि अगले साल का क्या प्लान है, एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या हो। और उस बजट में क्लियरली लिखा होता है कि फेडरल कंसोलिडेशन फंड से कितने पैसे पूरे किए जाएंगे और फेडरल कंसोलिडेशन फंड के अलावा कितने पैसे होंगे। द एनुअल बजट स्टेटमेंट शैल present expenditure on revenue account separately from other account। कहता है एनुअल बजट स्टेटमेंट प्रेजेंट करेगी एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट सेपरेटली फ्रॉम अदर अकाउंट। कौमी खजाने में पैसे आते कहां से हैं ये तो पता चल गया। कौमी खजाने से पैसे लगते कहां पे हैं? खर्चे कौन कौन से हैं? सर जरा इनको भी देख लीजिए। वो कहता है सदर पाकिस्तान की तनख्वाह और इसके ऑफिस के सारे एक्सपेंस कौमी खजाने से पे किए जाएंगे। और कौमी खजाने से क्या पे किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट की तनख्वाह, सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तनख्वाह, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ सेनेट की तनख्वाह, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली की तनख्वाह, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, इन सारे लोगों की तनख्वाहें कौन दे रहा है? कौमी खजाना दे रहा है। कौमी खजाने में पैसा कहां से आ रहा है? हमारा टैक्स का पैसा। अब समझ आया कि वो सारे एंकर जो चीख रहे होते हैं कि इस बंदे को इतने पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, वो कहते हैं हमारा टैक्स का पैसा है। असल में हमारा टैक्स का पैसा जिस बर्तन में जाता है उस बर्तन से पैसे इनको मिलते हैं। यानी हमारा टैक्स का पैसा कौमी खजाने में जाता है, कौमी खजाने से तनख्वाहें इनको मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान।
ना सिर्फ इन सारे लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं सर, इन सारे लोगों के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं सर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई खर्चा नहीं है जज की तनख्वाह के अलावा, इतने खर्चे हैं। ऑडिट जनरल ऑफ पाकिस्तान के खर्चे, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खर्चे, सेक्रेटेरिएट ऑफ द सेनेट और नेशनल असेंबली के खर्चे, ये सारे जो है वो एडमिन एक्सपेंस। अब हम अगली बात करते हैं, वो कहते हैं ऑल डेट्स चार्जेस फ्रॉम विच द फेडरल गवर्नमेंट इज लायबल इंक्लूड। वो कह रहा है सारे के सारे डेट चार्जेस जिसके लिए फेडरल गवर्नमेंट लायबल है। सर फेडरल गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया, जाहिर बात है उस लोन पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कोई सिंकिंग फंड क्रिएट हो रहा है, कोई कैपिटल एक्सपेंस की अमाउंटाइजेशन है या रीपेमेंट है, वापस कर रहे हैं, कोई हमने लोन को रेज करने के लिए खर्चा किया है, सर्विस एंड रिडेम्पशन ऑफ डेट ऑन द सिक्योरिटी। सर ये सारे खर्चे जो है, ये सारे खर्चे कौन करेगा? फेडरल गवर्नमेंट करेगी। ये सारे खर्चे फेडरल गवर्नमेंट करेगी। लोन लेने का खर्चा, लोन के डेट का खर्चा, सिंकिंग फंड, कैपिटल की अमाउंटाइजेशन या रिडेम्पशन ऑफ द सिक्योरिटी, ये जो भी पैसे दिए जाएंगे ये कौमी खजाने से दिए। जी भाई, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज। जी एक्सपेंडिचर कहां कहां कौमी खजाने से खर्चे किए जाएंगे ये बता दिया। अभी भी बात खत्म नहीं हुई सर। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि पैसे दो तो कौमी खजाने में आए, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि गवर्नमेंट पैसे देगी या कोई रिफंड है, सर याद रखिएगा ये भी कौमी खजाने से ही जाएंगे। और इसके अलावा कोई भी और सम जिसके बारे में पार्लियामेंट कह दे या कॉन्स्टिट्यूशन कह दे तो ये भी क्या होगा, ये भी कौमी खजाने से जाएगा। सर अगली बात करते हैं, प्रोसीजर रिलेटिंग टू एनुअल बजट स्टेटमेंट। एनुअल बजट स्टेटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो उसने कहा एनुअल बजट स्टेटमेंट से रिलेटेड जो प्रोसीजर है उसकी बात करें तो उन्होंने कहा जी एनुअल बजट स्टेटमेंट जो एक्सपेंडिचर जो कि फेडरल कंसोलिडेशन फंड से किए जाएंगे ना उसको सिर्फ डिस्कस किया जाए। याद रखिएगा एक खर्चा है। लेट्स से खर्चा ये है कि लाहौर में एक स्कूल बनाना है, या ओवरऑल हम ये कह दें कि एजुकेशन सेक्टर पे खर्चा करना है कितना, 500 मिलियन का। अब ये खर्चा नेशनल असेंबली के सामने पेश होगा और नेशनल असेंबली डिसाइड करेगी कि हमने ये खर्चा करना है या नहीं करना। यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है और अमाउंट मॉडिफाई भी हो सकती है कि 500 मिलियन ही 400 मिलियन कर दे। सर ये फैसला आ सकता है। अच्छा कुछ खर्चे ऐसे हैं जो फेडरल कंसोलिडेशन फंड में से चार्ज होते हैं जो हमने भी पढ़े, ये वाले सारे दो, ये और ये। सर वो कहता है जो फेडरल कंसोलिडेशन फंड के लिए फेडरल कंसोलिडेशन फंड में से खर्चे होने होते हैं वो नेशनल असेंबली के सामने पेश जरूर किए जाते हैं लेकिन इस पे वोटिंग नहीं होती, इस पे वोटिंग नहीं होती। बस ये तो खर्चे करने, यानी नेशनल असेंबली से थोड़ी पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह देनी है या नहीं, भाई वो तनख्वाह तो देनी ही पड़ेगी। अलबत्ता अलबत्ता फेडरल कंसोलिडेशन फंड के अलावा जो खर्चे होते हैं, अदर एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो नेशनल असेंबली के सामने पेश किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिमांड। उनसे कहा जाता है इतना खर्चा है बताए, तो असेंबली जो है चाहे तो एग्री कर ले, यस कह दे, चाहे तो डिसएग्री कर ले और चाहे तो रिडक्शन पे बात बन जाएगी, इतने का खर्चा कर लेना चाहिए। फेडरल कंसोलिडेट अब तक मैंने क्या पढ़ाया,
फेडरल कंसोलिडेशन फंड और पब्लिक अकाउंट क्या है, इसकी इनकम कहां से आती है? सर ये अकाउंट बना लेना, इनकम कहां से आती है, एक्सपेंस कहां पे जाते हैं, ठीक है जी। और एक्सपेंस भी दो तरह के होते हैं, कुछ एक्सपेंस वो जो फेडरल कंसोलिडेशन फंड से निकलते हैं, कुछ दूसरे जो एनुअल बजट के जो फेडरल कंसोलिडेशन फंड से निकलते हैं, इसको सिर्फ डिस्कस किया जाता है, इस पे नो वोटिंग, वोटिंग नहीं होती। अदर एक्सपेंसेस जो होते हैं, अदर एक्सपेंसेस, इस पे वोटिंग होती है कि ये खर्चा करना है या नहीं करना। सर अब सवाल ये कि मुझे फंड अप्रूव कर दिया नेशनल असेंबली में, रिलीज कहां से होंगे, पैसे किधर से मिलेंगे, चेक किधर से मिलेगा? सर जो भी फंड ऑथर अप्रूव हो गए, अब उसको ऑथेंटिकेट करेगा प्राइम मिनिस्टर। सब प्राइम मिनिस्टर समझ ले उस गले पे बैठा हुआ, ये साइन करेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। अच्छा ये कितनी अमाउंट पे साइन करेगा? सर अगर तो फेडरल कंसोलिडेशन फंड की बात करें तो जो अमाउंट नेशनल असेंबली के सामने डिक्लेयर हुई थी उस पे साइन करें, और अगर कोई इसके अलावा कोई और एक्सपेंस हो तो जितनी अप्रूव कर दिया था नेशनल असेंबली ने, जितनी वोटिंग हो गई थी उतनी अमाउंट पे साइन करेगा। यानी पैसे निकलेंगे इसके कहने पे, पैसे इसके कहने पे। प्राइम मिनिस्टर साहब चेकबुक लेके बैठे हुए, ये समझ ले एने ओके करना है तो पैसे मिलने हैं। दस क्या, लेकिन ये इसके पास साइन करने का इख्तियार ही है, अमाउंट उससे ज्यादा नहीं लिख सकता जितनी नेशनल असेंबली के सामने प्रेजेंट हुई थी, या नेशनल असेंबली को कहा। घर आगे चलते हैं, वो कहता है द स्केड्यूल सो ऑथेंटिकेटेड शैल बी लेड बिफोर द नेशनल असेंबली। जो स्केड्यूल है एंड शैल नॉट बी ओपन टू डिस्कशन। जो स्केड्यूल है फेडरल कंसोलिडेशन फंड के खर्चों को नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा, लेकिन इस पे कोई वोटिंग नहीं होगी। नो एक्सपेंडिचर फ्रॉम फेडरल कंसोलिडेशन फंड शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली ऑथराइज्ड। सर कोई भी एक्सपेंडिचर जो फेडरल कंसोलिडेशन फंड का है, ये ड्यूली ऑथराइज नहीं समझा जाएगा unless it is specified in the schedule so authenticated and such schedule is laid before the national assembly. सर फेडरल कंसोलिडेशन फंड का एक्सपेंस था, इसको नेशनल असेंबली के सामने पेश किया गया और उसके बाद उसको ऑथेंटिकेट किया प्राइम मिनिस्टर ने, फिर जाके ये खर्चा होगा, फिर जाके ये खर्चा होगा। सर ये एक तरीके और तरतीब से चीज चल रही। सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट, सप्लीमेंट्री एंड एक्सेस ग्रांट ये क्या है? सर जी नेशनल असेंबली वाले मामले तक तो आप बात पहुंच गए, मामला बढ़ गया आगे। कुछ बातों का ऐसा हो जाता है कि जो अमाउंट ऑथराइज की गई थी वो कम थी, फंड ज्यादा चाहिए थे। एक बिल्डिंग बनानी थी इस्लामाबाद में, उसके लिए फंड ऑथराइज किए गए थे 400 मिलियन, फंड इससे ज्यादा लग गए, पैसे कम पड़ गए। या कोई नई सर्विस की, कोई नई चीज की जरूरत पड़ गई, कोई नया खर्चा आ गया जो पहले बजट में प्लान नहीं किया गया था, आपने जो ग्रांट से ज्यादा पैसा खर्च कर लिया, 1 2 3, कोई नया रौला पड़ गया, या जो फंड्स अप्रूव किए गए थे वो सफिशिएंट नहीं थे, या जो पैसे खर्च किए हुए इन एक्सेस ऑफ द ग्रांट खर्च कर दिए। सर इस तीनों केसेस में फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एक्सपेंडिचर जो फेडरल कंसोलिडेशन फंड में से होने उनको ऑथराइज कर दे। चाहे ये the federal government shall have power to authorize expenditure from the federal consolidation fund whether the expenditure is charged by the constitution upon that fund or not, and be presented before the national assembly a supplementary budget statement or an excess budget statement setting out the amount of that expenditure, and the related provision shall apply to those statements as they apply to annual budget statement. सर अगर पैसे जो अप्रूव किए थे, ऑथराइज किए थे, वो कम पड़ गए हैं,
या कोई सैलाब आ गया है, कोई ऐसा मसला आ गया कि आपको फौरी तौर पे पैसों की जरूरत पड़ गई है, या जो पैसे खर्च किए गए हैं वो ज्यादा थे और ग्रांट कम की थी, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो ऑथराइज कर दे फेडरल कंसोलिडेशन फंड से एक्सपेंडिचर को, चाहे वो एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। सर हमने आज ही पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से एक्सपेंडिचर लिखे हुए हैं जो फेडरल कंसोलिडेशन फंड से होने हैं। अगर उसके अलावा भी कोई खर्चा हो जाए तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कह देगा कौमी खजाने से इन पैसों को खर्च कर दिया जाए। अलबत्ता ये नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा सप्लीमेंट्री बजट के तौर पे, और जो एक्सेस बजट होगा वो नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा, setting out the amount of expenditure and the related provision shall apply to those statement as they apply to annual budget statement। सर होता क्या है, कोई मसला आ गया, सैलाब आ गया, अब सैलाब आ गया है तो क्या फौरी तौर पे पैसों से रिलीफ एक्टिविटी शुरू की जाएगी या इंतजार किया जाएगा कि अगला साल आएगा फिर एनुअल बजट स्टेटमेंट देंगे? सर अगले साल का इंतजार नहीं करेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फौरी तौर पे फंड पावर है कि ऑथराइज करवाएं एक्सपेंडिचर्स को, और एक्सपेंस जो है वो किए जाएं। वो एक्सपेंडिचर्स फेडरल कंसोलिडेशन फंड से किए जाएंगे, चाहे वो खर्चे फेडरल कंसोलिडेशन फंड से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, यानी वो फेडरल कंसोलिडेशन फंड वाले खर्चे थे या नहीं थे, हम करेंगे फेडरल कंसोलिडेशन फंड में से अगर फेडरल गवर्नमेंट कह देगी तो। और नेशनल असेंबली के सामने सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट आएगी। एक तो एनुअल बजट स्टेटमेंट है ना, अब चूंकि एकदम हालात नासाज हो गए, कोई मसला आ गया या पैसे कम पड़ गए, तो सप्लीमेंट्री बजट स्टेटमेंट आ जाएगी या एक्सेस बजट स्टेटमेंट आ जाएगी, जिसमें क्लियरली लिखा जाएगा कि कितने अखराजात हमें मजीद करने पड़ गए। और जाहिर बात है ये जो बजट स्टेटमेंट आएगी इस पे वही रूल अप्लाई होंगे। ये बजट स्टेटमेंट नेशनल असेंबली के सामने आएगी, नेशनल असेंबली जो है इस पे अगर तो फेडरल कंसोलिडेशन फंड के खर्चों में से है तो उस पे तो प्रेजेंट होगा, और अगर अदर खर्चों में से है तो उस पे वोटिंग होगी, और उसकी बेस पे ये खर्चा उन्हें अलाउ कर दिया जाएगा। और इसके बाद ये ऑथेंटिकेशन के लिए कहां पे आएगा, प्राइम मिनिस्टर के पास आएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑथेंटिकेट करेगा तो फिर इनको ये फंड रिलीज होंगे। तो भाई ये वाली स्टोरी लिखी। सर अगली बात भी उसने यही कही, उसने कहा नेशनल असेंबली के पास पावर है कि वो ग्रांट कर दे, टू मेक एनी ग्रांट in advance in respect of estimated expenditure for a part of any financial year not exceeding 4 months pending completion of the procedure for the voting of such grant and the authentication of the schedule of authorized expenditure in relation to the expenditure। सर वो कहता है नेशनल असेंबली के पास पावर होगी कि वो ग्रांट कर दे इन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर अ पार्ट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर नॉट एक्सीडिंग 4 months pending completion of the procedure for the voting of such grant and the authentication of the schedule of authorized expenditure in relation to the expenditure। सर वो होता ही है कि बाजों का काम करने के लिए पैसे एडवांस में लेने पड़ जाते हैं। सर कुछ एडवांस में पैसे लगाने पड़ गए, नेशनल असेंबली के पास पावर है कि वो एडवांस में पैसे खर्च कर ले एस्टिमेटेड अमाउंट की बेस पे, और वो एडवांस में जो पैसे खर्च होंगे वो 4 month से ज्यादा के नहीं होंगे। बाकी नेशनल असेंबली में वोटिंग भी अभी पेंडिंग है, ऑथेंटिकेशन बाय द प्राइम मिनिस्टर भी अभी पेंडिंग है, लेकिन नेशनल असेंबली के पास पावर है कि वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के हवाले से आपको कुछ ग्रांट दे दे इन एडवांस, और वो एडवांस 4 माह से ज्यादा का
नहीं होगा सर, ये इन इमरजेंसी कंडीशंस में होता है, ये समझ लीजिए। 4 माह का एडवांस ले लिया, काम शुरू करें, वोटिंग बाद में होगी, ऑथेंटिकेशन भी होती रहेगी, आप काम शुरू करें। नेशनल असेंबली के पास पावर है कि वो ये पावर टू ऑथराइज एक्सपेंडिचर व्हेन द असेंबली स्टैंड डिसॉल्व। सर बड़ी बार पाकिस्तान में ऐसे हुआ है कि सर कोई डिक्टेटर आ गया, असेंबलियां तोड़ दी गई, तो सर वो कहते हैं किसी वक्त भी जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो फेडरल गवर्नमेंट ऑथराइज करता है एक्सपेंडिचर फ्रॉम द फेडरल कंसोलिडेशन फंड। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फेडरल कंसोलिडेशन फंड में से एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो कि नॉट एक्सीडिंग 4 मंथ के होते हैं वो अलाउ कर देगा। जब असेंबलियां तोड़ दी गई हैं, अब कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व हो जाए, तो फेडरल गवर्नमेंट उस वक्त की जो वफाकी हुकूमत होगी वो ऑथराइज करेगी एक्सपेंडिचर कौमी खजाने में से। ये एक्सपेंडिचर को जो ऑथराइज किया जा रहा है ये भी 4 माह से ज्यादा के नहीं होंगे। पेंडिंग कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब फॉर द वोटिंग ऑफ ग्रांट and the authentication of the schedule of authorized expenditure in accordance with the provision relating to the sir नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो 4 माह तक के खर्चों के हवाले से 4 माह तक के खर्चे जो हैं वो कौमी खजाने में से अलाउ कर दे, ऑथराइज कर दे। और इस केस में वोटिंग वाला मामला और बाकी ऑथेंटिकेशन जो है प्राइम मिनिस्टर से वो क्या हो जाएगी, पेंडिंग हो जाएगी। सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कौन कौन से हाउसेज होते हैं सर, याद रखिएगा। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते, पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं, एक को कहते हैं नेशनल असेंबली और एक को कहते हैं सेक्रेटेरिएट। However, post common to both house can be awarded, वो कहता है एक ही बंदे एक ही पोस्ट दोनों हाउसेज में एक बंदे की हो सकती है। यस, पार्लियामेंट में रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ ईच हाउस। पार्लियामेंट के पास ये पावर भी है कि वो रेगुलेट करेंगे किन किन लोगों को रखा जाएगा और कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होंगी सेक्रेटेरिएट। सर आगे चलते हैं। Until provision is made by Parliament, the Speaker of the National Assembly or the Chairman of Senate may, with the approval of the President, make rules regulating the recruitment and condition of service of persons appointed by the Secretariat staff of the National Assembly। और कहता है the Speaker of the, वो कहता है पार्लियामेंट जब तक पार्लियामेंट की प्रोविजन ना आ जाए या स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली या चेयरमैन ऑफ द सेनेट विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट रूल्स बना सकती है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। सर ये सिंपल बात थी और वो हमने डिस्कस कर ली कि जनाब 2 हाउसेज होते हैं और उसके पार्लियामेंट के नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट नेशनल। अच्छा जरा एक बात समझिएगा सर, अवाम वोट देती है और वोट देके सिलेक्ट करती है नेशनल असेंबली के मेंबर्स को। तो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो असल में पाकिस्तान की अवाम के नुमाइंदे होते हैं। और नेशनल असेंबली अगर कह दे कि ये काम करना है तो इसका मतलब है पाकिस्तान की अवाम कह रही है ये काम करना। जबकि सेक्रेटेरिएट में, सेनेट कह लेते हैं इसको, सेनेट कहा जाए तो बेहतर है, सेनेट जो है उसमें उसके मेंबर्स होते हैं और सेनेटर, और ये कौन अपॉइंट करता है, ये नेशनल असेंबली के लोग। उसके बाद आ गया फाइनेंस कमेटी। द एक्सपेंडिचर ऑफ द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट within authorized apportions shall be controlled by the National Assembly or the Senate. The expenditure of the National Assembly and the Senate within authorized
appropriations shall be controlled by the National Assembly. खर्चे कितने नेशनल असेंबली के होने हैं, कितने सेनेट के होने हैं, वो बोर्ड जो अप्रोप्रिएशंस जो है वो नेशनल असेंबली और सेनेट कंट्रोल करेगा। किसकी एडवाइस पे? सर फाइनेंस कमेटी में कौन कौन शामिल होगा? स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली या चेयरमैन ऑफ द सेनेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अदर मेंबर्स एज मे बी इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली और सेनेट। फाइनेंस कमेटी में ये तीन लोग शामिल होते हैं, नेशनल असेंबली का स्पीकर, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और तीसरा अदर मेंबर एज मे बी इलेक्टेड बाय द नेशनल असेंबली। फाइनेंस कमेटी रूल्स बनाएगा प्रोसीजर्स को रेगुलेट करने के। एक बार प्रोविंशियल फाइनेंशियल प्रोसीजर पढ़ने हैं, फिर उनको आपने भी नहीं पढ़ना सर, सिर्फ ये वाला टेबल याद कीजिए। सर फेडरल फाइनेंस प्रोसीजर में लिखा हुआ है पार्लियामेंट, प्रोविंशियल फाइनेंस प्रोसीजर में लिखा हुआ है प्रोविंशियल असेंबली। जो फेडरल फाइनेंस प्रोसीजर में लिखा होता है प्रेसिडेंट, यहां पे होता है गवर्नर। फिर वही बात, यहाँ पे नवाज शरीफ है, यहाँ पे शहबाज शरीफ। ये प्राइम मिनिस्टर होता था नवाज शरीफ और चीफ मिनिस्टर होता था शहबाज शरीफ, और ये फेडरल गवर्नमेंट होती थी और यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती थी, और यहाँ पे फेडरल मिनिस्टर और यहाँ पे प्रोविंशियल मिनिस्टर है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है और यहाँ पे प्रोविंशियल हाई कोर्ट है। यानी आपका फेडरल फाइनेंस प्रोसीजर कॉपी करके प्रोविंसेस पे ले जाए तो प्रोविंशियल फाइनेंस प्रोसीजर्स बन जाते हैं। सिर्फ इन चीजों को चेंज करना है।